नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम जो करने वाले हैं केवाईसी के एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि हमारे बेस्ड होंगे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुए हैं 14 अगस्त 2025 को जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं उन्हीं पे बेस्ड जो है ये एमसीक्यू होंगे। ये क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, जब हम टॉपिक कर लेते हैं तो उस टाइम हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही हमारे सामने 4 या 5 ऑप्शन आते हैं, उस टाइम पे असली परीक्षा हमारी शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी स्टूडेंट रिक्वायर व्हिच अप्रूवल बिफोर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन इंडिया? किसकी अप्रूवल उसको चाहिए होती है? ए बैंक मैनेजर, बी आरबीआई, सी सेबी, या फिर डी एफआईयूआईएनडी, या फिर सरसाई। और इसका राइट आंसर है आरबीआई। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं उनको जो है आरबीआई की प्रायर अप्रूवल चाहिएगी अकाउंट ओपन करने के लिए इंडिया में। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट डज सी के वाई सी आर स्टैंड फॉर? सी के वाई सी आर जो है किसके लिए स्टैंड करता है? ए सी के वाई सेंट्रल के वाई सी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, या फिर बी सेंट्रल नॉलेज ऑफ कस्टमर रजिस्ट्री, या फिर सी कस्टमर केवाईसी रिपोर्टिंग, या डी सेंट्रल केवाईसी रिपोर्टिंग, या फिर ई कस्टमर नॉलेज रिकॉर्ड। और इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट में लिखिएगा। लाइव क्लास वाले जो है चैट बॉक्स में लिखें, बाकी जो है अपने कमेंट में लिखें। अगर ऑफलाइन देख रहे हैं तो आप कमेंट में लिखें। सी के वाई सी आर स्टैंड फॉर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। Next question, how much foreign remittance is allowed in a foreign student account before local address verification? जैसा कि आपको पता है, अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट हमारे देश में पढ़ने के लिए आए हैं तो हम उनके लिए अकाउंट खोल सकते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। हमने अपनी क्लास में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक जो है ऊपर आपको मिल जाएगा। तो अगर फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट खुलवाने के लिए आए हैं तो उनका जब तक एड्रेस वेरीफाई नहीं होता तो कितना फॉरेन रेमिटेंस उसमें अलाउड है? ए यूएसडी 500, यूएसडी 750, या सी यूएसडी 1000, या फिर डी यूएसडी 2000, या फिर ई अनलिमिटेड। अगर आपने क्लासेस सही तरीके से अटेंड की है दोस्तों तो 100% इसका जो है आप आंसर बिल्कुल सही करेंगे, और इसका राइट आंसर है यूएसडी $1000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विद इन हाउ मच मेनी डे मस्ट बैंक अपलोड केवाईसी रिकॉर्ड टू सी केवाईसीआर फॉर न्यू इंडिविजुअल अकाउंट? कितने दिन में करना होता है? दैट इज 3 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क कैटेगराइजेशन रिव्यू फ्रीक्वेंसी फॉर हाई रिस्क कस्टमर? हाई रिस्क कस्टमर के लिए जो है रिस्क जो है कैटेगराइजेशन कितने टाइम बाद आपको करना पड़ता है रिव्यू? यहाँ पे बल्कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि री केवाईसी उसको जो है कितने टाइम बाद करनी पड़ती है हाई रिस्क कस्टमर के लिए। तो हाई रिस्क कस्टमर के लिए की री केवाईसी अपने को करनी पड़ती है आफ्टर एवरी 2 ईयर। ये इसका राइट क्वेश्चन होना चाहिए कि कितने टाइम बाद जो उसकी री केवाईसी आपको करनी है। स्मॉल अकाउंट कैन हैव मैक्सिमम क्रेडिट पर फाइनेंशियल ईयर ऑफ? स्मॉल अकाउंट के अंदर मैक्सिमम कितना क्रेडिट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर? ये मैंने अपनी क्लास में करवाया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो क्लास दोनों तीनों क्लासेस जो हमने करवाई थी गो थ्रू करें आप। और इसका आंसर है सी 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम क्रेडिट कर सकते हैं स्मॉल अकाउंट के अंदर। स्मॉल अकाउंट के अंदर क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्योंकि वहां पे जो है विदाउट ओवीडी जो है आपके अकाउंट ये खोला जाता है। नेक्स्ट, मंथली विड्रॉल लिमिट फॉर ए स्मॉल अकाउंट? स्मॉल अकाउंट के अंदर मंथली विड्रॉल लिमिट कितनी होती है? ए 5000, बी 10000, सी 25000, या फिर डी 50000, या फिर ई कोई लिमिट नहीं है। और इसका राइट आंसर है
बी यानी 10,000। पिछले स्लाइड में हमने पिछले क्वेश्चन 6 के अंदर हमने देखा कि पर फाइनेंशियल ईयर 1 लाख जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने दूसरी रिस्ट्रिक्शन देखी कि इसमें विड्रॉल की मंथली लिमिट जो होती है कितनी 10,000। ये जो स्मॉल अकाउंट खोले जाते हैं ये जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोले जाते हैं। 8th क्वेश्चन, मैक्सिमम बैलेंस अलाउड इन ए स्मॉल अकाउंट। एक स्मॉल अकाउंट के अंदर मैक्सिमम बैलेंस कितना अलाउड है? ए 25,000, बी 50,000 या सी 1 लाख या डी 1,50,000 या फिर ई 2 लाख। तो इसका राइट आंसर है 50,000। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 50,000 मैक्सिमम बैलेंस उसके अंदर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल अकाउंट डिपॉजिट मेड वाया गवर्नमेंट ग्रांट आर। स्मॉल अकाउंट के अंदर अगर कोई डिपॉजिट गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह आई है तो उस केस में क्या होगा? ऑप्शन पढ़िएगा। ए काउंटेड टुवर्ड 50,000, जब भी जो पीछे जो 50,000 की लिमिट मैंने आपको बताई थी तो ये कहता है इसमें अगर कोई गवर्नमेंट की ग्रांट आई है तो वो इसके अंदर काउंट होगी टुवर्ड 50,000। या फिर बी नोट काउंटेड टुवर्ड 50,000, नहीं काउंट होगी। या फिर नोट अलाउड ही नहीं है, या वो टैक्सेबल है, या सब्जेक्ट टू अप्रूवल अलाउड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप इसका निश्चित ही आप सही आंसर करेंगे। नोट काउंटेड टुवर्ड 50,000, गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है वो इसके अंदर 50,000 में काउंट नहीं होती, वो ओवर एंड अबव 50,000 होगी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, हु सर्टिफाइज सिग्नेचर थंब इंप्रेशन फॉर प्रिजनर अकाउंट। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि प्रिजनर का अकाउंट खुल सकता है, वहां पे कौन उसका थंब वेरीफाई करेगा? आपके ऑप्शन हो सकते हैं ए बैंक ऑफिसर, या फिर बी जेल ऑफिसर, सी प्रिंसिपल ऑफिसर, या फिर डी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, या फिर ई आरबीआई। और इसका राइट आंसर है बी जेल ऑफिसर जो है उसके थंब इम्प्रेशन वेरीफाई करेगा और हर साल जो है उसका एड्रेस का सर्टिफिकेट भी जो है जेल ऑफिसर बना के उसका भेजेगा, तभी वो कंटिन्यू होगा। 11 question, what happen if small account holder apply for OVD within first 12 month? जैसा कि आपको पता है स्मॉल अकाउंट जो होता है वो 12 मंथ के लिए खुलता है। फिर वो अगर अप्लाई कर देता है, अगर जिसने स्मॉल अकाउंट खुलवाया हुआ है और अगर हमें प्रूफ दे देता है कि मैंने ओवीडी के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वो जो है क्या होगा उसके अंदर, यही आपको बताना है। फर्स्ट 12 मंथ के अंदर जो है वो अप्लाई कर देता है तो क्या होगा? ए अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, बी अकाउंट एक्सटेंडेड फॉर अनदर 12 मंथ्स, या फिर सी अकाउंट फ्रोजन, या फिर डी अकाउंट डाउनग्रेडेड, या फिर ई नो चेंज। तो इसका राइट आंसर है बी। अगर मान लीजिए कोई किसी ने स्मॉल अकाउंट खुलवाया और उसने जो है 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये बता दिया कि मैंने जो है अपने ओवीडी अप्लाई किए हुए हैं, तो उसका अकाउंट अनदर 12 मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। 12 मनी मूल अकाउंट क्या होते हैं? ऑप्शन ए बैंक स्टाफ के अकाउंट, बी कस्टमर नोइंगली अननोइंगली हेल्पिंग क्रिमिनल्स, या फिर सी आरबीआई ऑफिसर्स, या फिर डी केवाईसी ऑडिटर्स, या फिर ई टैक्स अथॉरिटीज। ये मनी म्यूल क्या होते हैं? तो मनी म्यूल क्या होते हैं कि जब कोई पर्सन जो है नोइंगली या अननोइंगली किसी क्रिमिनल को अपना अकाउंट यूज करने के लिए देता है तो वो जो है मनी म्यूल बोलते हैं उसको। कस्टमर अननोइंगली हेल्पिंग क्रिमिनल, यानी वो अगर क्रिमिनल की हेल्प कर रहा है, उसको पता नहीं है कि वो उसके अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही, वो मनी म्यूल अकाउंट बोलते हैं। ये सेल बैंक क्या होता है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ए बैंक विदाउट फिजिकल प्रेजेंस इन कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर बी बैंक विद मल्टीपल ब्रांचेस, सी बैंक ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर डी बैंक अंडर आरबीआई सुपरविजन, या फिर ई कोऑपरेटिव बैंक। और इसका राइट आंसर है ए सेल बैंक। वो बैंक होते हैं जिसका कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं होता, जहां पे वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, उस कंट्री में उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, वो सेल बैंक होते हैं। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखें। 14 क्वेश्चन, मैक्सिमम एग्रीगेट बैलेंस अलाउ फॉर आधार ओटीपी ई केवाईसी अकाउंट के लिए मैक्सिमम एग्रीगेट बैलेंस क्या हो सकता है?
जिस तरीके से स्मॉल अकाउंट के अंदर बाउंडेशन थी, इसी तरीके से आधार ओटीपी बेस्ड अकाउंट के अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ए 50,000, बी 75,000, सी 1 लाख, डी 2 लाख या ई 5 लाख। तो इसके अंदर है 1 लाख। स्मॉल अकाउंट के अंदर यही लिमिट क्या थी? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एग्रीगेट क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अकाउंट के अंदर मैक्सिमम एग्रीगेट क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर कितना हो सकता है? ए 50,000, बी 1 लाख, सी 2 लाख, डी 3 लाख या ई नो लिमिट। और इसका राइट आंसर है 2 लाख। स्मॉल अकाउंट में यही लिमिट 1 लाख थी और यहाँ पे जो है 2 लाख। 16 क्वेश्चन, वैलिडिटी ऑफ आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अकाउंट, इसकी जो है वैलिडिटी कितनी होती है इस अकाउंट की? ए 6 मंथ, बी 1 ईयर, सी 2 ईयर, डी 3 ईयर या फिर ई 5 ईयर। और इसका राइट आंसर है बी। आधार ओटीपी बेस्ड जो अकाउंट होते हैं वो 1 साल के लिए ही जो है खुलते हैं, या तो उसकी केवाईसी पूरा करवाएं, अदरवाइज जो है उनको अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम विड्रॉल अलाउ इन बीएसबीडीए पर मंथ, मैक्सिमम विड्रॉल कितनी अलाउड हो सकती है बीएसबीडीए अकाउंट में? ए 2, बी 3 या फिर सी 4 या फिर डी 5 या फिर ई अनलिमिटेड विड्रॉल हो सकते हैं। कितने नंबर ऑफ, यहाँ पे होना चाहिए नंबर ऑफ मैक्सिमम विड्रॉल, कितने नंबर हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी 4 विड्रॉल इन ए मंथ जो है हो सकते हैं बीएसबीडी अकाउंट के अंदर। बीएसबीडी अकाउंट जो होते हैं वो पूरे केवाईसी के साथ खुले जाते हैं, लेकिन वो जीरो बैलेंस के अकाउंट होते हैं और इसमें एक आधी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जिस तरीके से मैक्सिमम विड्रॉल इन्होंने बता दिया कि 4 ही हो सकते हैं एक मंथ के अंदर, इंक्लूडिंग एटीएम। हाउ मेनी बीएसबीडी अकाउंट कैन बी कस्टमर होल्ड? देखिए बीएसबीडी अकाउंट को कोई भी खुलवा सकता है, बशर्ते कुछ कंडीशंस हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंडीशन है। हाउ मनी, वो कितने बीएसबीडी अकाउंट खोल सकता है? एक पर्सन कितने अकाउंट खोल सकता है? ए मल्टीपल अकाउंट खोल सकता है, बी 2 अकाउंट खोल सकता है या फिर सी 1 अकाउंट खोल सकता है या फिर डी 3 अकाउंट खोल सकता है या फिर नन, कोई भी अकाउंट नहीं खोल सकता। और इसका राइट आंसर है ए। एक पर्सन सिर्फ एक ही बीएसबीडी अकाउंट खोल सकता है। अगर उसका कोई अदर अकाउंट चल रहा है पहले से तो उसको क्लोज करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। हु इज डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन होते हैं? ए ओवरऑल कंप्लायंस हेड बोर्ड लेवल पे, या बी ऑपरेशनल कंप्लायंस ऑफिसर, या सी ब्रांच मैनेजर, या डी FIO/IND ऑफिसर, या ई RBI इंस्पेक्टर। इसका राइट आंसर है ए ओवरऑल कंप्लायंस हेड, यानी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल कंप्लायंस हेड है, बोर्ड लेवल पे जो है ये नियुक्त किए जाते हैं। 19 क्वेश्चन, व्हाट इज एन इनऑपरेटिव अकाउंट? इनऑपरेटिव अकाउंट कौन से होते हैं? ए नो डिपॉजिट फॉर 1 ईयर, बी नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन फॉर ओवर 2 ईयर, यानी 2 साल तक अगर कोई कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन ना हुई हो, सी अकाउंट क्लोज जो होते हैं वो इनऑपरेटिव होते हैं, या फिर डी डोरमेंट बाय बैंक डिसीजन, या फिर ई फ्रोजन ड्यू टू लोन डिफॉल्ट। तो किस कंडीशन के अंदर इनऑपरेटिव अकाउंट इनऑपरेटिव होते हैं? तो आंसर इज बी नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन फॉर ओवर 2 ईयर। 2 साल तक अगर कोई कस्टमर ट्रांजेक्शन ना हो तो उन्हें हम बोलते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट। इनऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट जो होते हैं वो एक ही बात है। इनऑपरेटिव कहें या डोरमेंट कहें, तो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी दोनों भी आप कह सकते हैं। डोरमेंट बाई डोरमेंट जो अकाउंट होते हैं वो इनऑपरेटिव सेम ही अकाउंट होते हैं, दोनों ही आंसर हो सकते हैं इसके। मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर एट अकाउंट ओपनिंग,
मिनिमम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है कोई भी अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? ए ओवीडी, रिसेंट फोटोग्राफ, पैन या फॉर्म 60, या फिर बी आधार ओनली, या फिर सी पासपोर्ट ओनली, या फिर डी ड्राइविंग लाइसेंस ओनली, या फिर ई यूटिलिटी बिल ओनली। आपको बताना है कोई भी अकाउंट खुलवाने के लिए, नॉर्मल अकाउंट खुलवाने के लिए मिनिमम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है केवाईसी पर्पज और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के पर्पज से। तो इसका राइट आंसर है ए ओवीडी। आपको 6 ओवीडी होते हैं, उनमें से 1 आउट ऑफ 6 ओवीडी लेना है, रिसेंट फोटोग्राफ लेनी है और पेन लेना है। अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो फॉर्म 60 भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप काउंट ओपनिंग रिक्वायर सीडीडीओ। कस्टम सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट अगर खोलना है तो किसका कस्टमर ड्यू डिलिजेंस आपने करना है? ए ऑल मेंबर का, या ओनली ऑफिस बियरर का, या फिर सी गवर्नमेंट का, या फिर डी आरबीआई का, या फिर ई बैंक मैनेजर का। और इसका राइट आंसर है ओनली ऑफिस बियरर। अकाउंट सेल्फ हेल्प अकाउंट खुलवाने के लिए सिर्फ ऑफिस बियरर का ही सीडीडी रिक्वायर्ड है। 21 मनी लॉन्ड्रिंग स्टेजेस इंक्लूड। जैसा कि मैंने आपको जब क्लास करवाई थी, 3 क्लासेस जो है हमारी केवाईसी के रिगार्डिंग हुई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और मनी लॉन्ड्रिंग की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो आपको वही बताना है। ए प्लेसमेंट, बी लेयरिंग, या सी इंटीग्रेशन, या फिर डी ऑल ऑफ अबोव, या फिर ई नन। मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। और इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तीनों ही जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस हैं। प्लेस सबसे पहले प्लेसमेंट होता है, फिर उसका लेयरिंग और फिर इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीजें तीनों ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग स्टेजेस के पार्ट है। क्वेश्चन 22, हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का बेनिफिशियल ओनर कौन है? बेनिफिशियल ओनर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रस्ट में कौन होगा और यहाँ पे कंपनी में कौन होगा या फिर इन अनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन में कौन होगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, क्लास में पढ़ाई थी। अगर आपने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की है तो आप जो है केवाईसी की लेटेस्ट गाइडलाइन पे जो हमारी 3 पार्ट आए हैं वो आप जरूर देखिएगा। Who is beneficial owner of a company? A person holding 10 more than 10% of capital and profit or controlling decision, या फिर बी आरबीआई ऑफिसर होता है बेनिफिशियल ओनर, या फिर सी बैंक ऑफिसर होता है, या फिर डी शेयर होल्डर विद लेस देन 5% शेयर, या फिर ई गवर्नमेंट। और आपको बताना है बेनिफिशियल ओनर ऑफ ए कंपनी कौन होता है, तो वो पर्सन होता है जिसके पास मोर देन 10% ऑफ कैपिटल या प्रॉफिट या फिर कंट्रोलिंग डिसीजन होते हैं, वो बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर ऑफ ए ट्रस्ट इंक्लूड, अभी हमने देखा कंपनी के अंदर मोर देन 10% जिसके पास कैपिटल या फिर कंट्रोलिंग है, वो होता है। ट्रस्ट के केस में क्या होगा? ए author trustee beneficiary more than equal to 10% other natural controllers, या फिर बी ओनली ऑथर, या फिर सी ओनली बेनिफिशियरी लेस देन 10%, या फिर डी बैंक ऑफिसर, या फिर ई गवर्नमेंट ओनली। और इसका राइट आंसर है ए। देखिए और सभी के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या होगा, मोर देन 10% वाले ऑप्शन सही होंगे, लेकिन अगर ट्रस्ट का केस है तो मोर देन इक्वल टू 10% वाला ऑप्शन आपका सही होगा ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियल ओनर के मामले। रिटेंशन पीरियड फॉर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इज, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपको कितने पीरियड के लिए रखना होता है? ए 3 ईयर, या फिर बी 5 ईयर, या फिर सी 7 ईयर, या फिर डी 10 ईयर, या फिर ई 15 ईयर। रिटेन ट्रांजेक्शन का रिटेंशन पीरियड कितना होता है? तो इसका राइट आंसर इज बी 5 ईयर तक आपको रखना होता है। ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड दोनों की बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सीटीआर थ्रेशोल्ड फॉर इंडिविजुअल इज। सीटीआर की रिपोर्ट जो है कितने से ऊपर या कितने की ट्रांजेक्शन तक लागू होती है? ए 5 लाख,
बी 10 लाख या सी 25 लाख या डी 50 लाख या फिर ई 1 करोड़। सी की कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है कौन सी रिपोर्ट करनी होती है आपको, ये आपको बताना है। और इसका राइट राइट आंसर है 10 लाख। 10 लाख की जो है थ्रेशोल्ड लिमिट है इंडिविजुअल के लिए, सीटीआर जो है रिपोर्ट करनी होती है, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। एसटीआर मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन। देखिए सीटीआर, एसटीआर, सीसीआर ये सारी रिपोर्टें मैंने आपको क्लासेस के दौरान करवाई है कि इनका कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, कौन से टाइम तक इसको जमा करवानी होती है, किस टाइम तक जमा करवानी होती है और किस डिपार्टमेंट को जमा करवानी होती है। अगर ये सब कुछ जानना है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। एसटीआर स्टेटरी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सॉरी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है वो आपको रिपोर्ट करनी है विद इन 24 आवर्स, बी 3 डेज, सी 7 डेज, डी 15 डेज या फिर ई 30 डेज। तो इसका राइट आंसर है सी 7 डेज के अंदर आपको जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आपको करनी होती है। 27 आरबीआई 4 पिलर ऑफ केवाईसी पॉलिसी इंक्लूड। केवाईसी के 4 पिलर मैंने आपको क्लास में करवाए थे, तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन से हैं 4 पिलर। ए सीएपी सीआईपी मॉनिटरिंग रिस्क मैनेजमेंट, बी सीएपी एसटीआर सीटीआर एनपीओआर, सी ऑडिट सीएपी बीओ रिस्क, या डी सीएपी डीएसबीडीएस स्मॉल अकाउंट ओटीपी या फिर ईएनएन। आपको बताने हैं केवाईसी पॉलिसी के पिलर बताने हैं आपको। और इसका राइट आंसर है ए कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट। तो ए इज द राइट आंसर। 28 ओवीडी इंक्लूड ऑल। ओवीडी कौन से होते हैं? ओवीडी आपको 6 ओवीडी मैंने आपको बताए थे क्लास के दौरान। तो आपको बताना है इस ओवीडी इंक्लूड ऑल, इनमें से सभी जो है ओवीडी है एक्सेप्ट इसको छोड़ के ए पासपोर्ट, बी ड्राइविंग लाइसेंस, सी पैन कार्ड, डी वोटर कार्ड या फिर ई मनरेगा कार्ड, नरेगा कार्ड। तो इसका राइट आंसर है सी पैन कार्ड, क्योंकि इसमें कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, एड्रेस नहीं दिया होता है, तो ये ओवीडी में शामिल नहीं होगा। बाकी सभी जो है हमारे ओवीडी है। FIUIND रिपोर्ट्स इंक्लूड। FIUIND को जो रिपोर्ट की जाती है वो क्या इंक्लूड करती है? कौन कौन सी रिपोर्टें इनको जाती है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था STR, CTR, STR, CTR, CCR, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। तो इनको बताना है आपको कौन कौन सी रिपोर्टें जो है इनको रिपोर्ट होती हैं FIUIND को। बी CTR ओनली, सी STR ओनली या फिर डी NPOR ओनली या CCR। तो इसका राइट आंसर इज ए, क्योंकि ये सारी रिपोर्टें ही FIUIND को रिपोर्ट की जाती है और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे की जाती हैं। FATF स्टैंड फॉर, FATF ये रिकॉल्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। FATF की फुल फॉर्म क्या है? अलग स्केल में अलग कई बार जो है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। ए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बी फाइनेंस एंड टैक्स फॉर्म, सी फंड एलोकेशन टास्क फोर्स, डी फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स, ई फाइनेंस एंटी टेरर फॉर्म। सभी कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है केवाईसी में। अब इसका राइट आंसर बताता हूँ, आप मिला लीजिएगा आपने किस किसने सही किया। आंसर राइट आंसर इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयरिंग इन मनी लॉन्ड्रिंग मीन। लेयरिंग का क्या मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग में? ये मैंने आपको क्लास में करवाया था। ए डिपॉजिटिंग फंड्स, बी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर टू हाइड सोर्स, सी री एंटरिंग इकोनॉमी, डी रिपोर्टिंग टू FIU या फिर ई फ्रीजिंग अकाउंट। आपको बताना है लेयरिंग का क्या मतलब है। लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस थी,
तो उनमें से लेयरिंग का क्या मतलब है? तो लेयरिंग का मतलब है लेयर कर देना उसको, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर टू हाइड सोर्स। ट्रांजेक्शन को इतना कॉम्प्लेक्स कर देना कि इसका सोर्स पता ना लगाया जा सके, सोर्स हाइड किया जा सके, इसकी इसको बोलते हैं लेयरिंग। इंटीग्रेशन इन मनी लॉन्ड्रिंग मीन, जिस तरीके से लेयरिंग का मीनिंग यहाँ पे है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको बताना है। मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि मनी लॉन्ड्रिंग के 3 जो चैनल है, उसके अंदर से इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? ए, डिपॉजिटिंग इलीगल फंड्स, बी, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर, सी, फंड्स री एंटर इकोनॉमी एज क्लीन, या डी, रिपोर्टिंग टू आरबीआई, या ई, आइडेंटिफाइंग बीओ। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है ये बताना आपको। सभी अपना अपना आंसर दें। और इसका राइट आंसर है फंड री एंटर इन इकोनॉमी एज क्लीन, यानी ब्लैक का व्हाइट हो जाना, इंटीग्रेशन कर देना, इकोनॉमी में जो है उस पैसे का आ जाना, वो होता है इंटीग्रेशन। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्लोज होने के बाद कितने टाइम तक हमें केवाईसी का रिकॉर्ड प्रिजर्व करके रखना होता है? ए, 3 ईयर, बी, 5 ईयर, सी, 7 ईयर, डी, 10 ईयर, ई, लाइफ टाइम। सभी इसका आंसर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कुछ लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है, कुछ लोगों ने बी लगाया है, तो इसमें कंफ्यूजन है। तो इसका आंसर इज बी, 5 ईयर। रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन की जो है, पहले 5 और 10 दो अलग अलग थी, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर इज 5 ईयर। फॉर वॉक इन ट्रांजेक्शन मोर देन इक्वल टू 50,000, बैंक मस्ट, अगर कोई वॉक इन कस्टमर आपके पास आता है और वो ट्रांजेक्शन करता है 50 एंड अबोव 1000 की, तो बैंक को क्या करना चाहिए? ओपन स्मॉल अकाउंट, या फिर बी, कंडक्ट फुल ड्यू डिलीजेंस, या सी, अप्रूव विदाउट डॉक्यूमेंट, या डी, रिपोर्ट टू आरबीआई, या फिर ई, इग्नोर। वॉक इन कस्टमर आपको ट्रांजेक्शन करवाता है अगर 50,000 एंड अबोव की, तो बैंक को क्या करना चाहिए? उसका फुल ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए। 34 क्वेश्चन, मैक्सिमम एनुअल ब्रोवर लिमिट फॉर आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी टर्म लोन अकाउंट। ई आधार ओटीपी बेस्ड वाले अकाउंट के अंदर टर्म लोन का जो है मैक्सिमम कितना जो है वो लिमिट हो सकती है? ए, 30,000, बी, 50,000, सी, 60,000, डी, 1 लाख, या फिर ई, 2 लाख। इसमें सिर्फ टर्म लोन ही दिया जा सकता है, और वो कितना? सी, 60,000 तक। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज हाई रिस्क कस्टमर। जैसा कि मैंने अपनी क्लास में करवाया था, लो रिस्क कस्टमर कौन से होते हैं, मीडियम रिस्क कस्टमर कौन से होते हैं, और हाई रिस्क कस्टमर कौन से होते हैं। और जब मैंने क्लास में आपको करवाया था उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा हाई रिस्क कस्टमर है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा हाई रिस्क कस्टमर नहीं है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बनते हैं। ए, एनआरआई, बी, ज्वेलर्स, सी, सैलरीड एम्प्लॉई, डी, एनजीओ, या फिर ई, एचएनआई। कौन सा इसमें हाई रिस्क कस्टमर नहीं है? वेरी इजी, सी, सैलरीड एम्प्लॉई जो है हाई रिस्क कस्टमर में वो नहीं आता है, बाकी अनदर सभी जो है हाई रिस्क कस्टमर है। 36, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा जो है एनपीओ नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? ए, ट्रस्ट, बी, सोसाइटी, सी, सेक्शन 8 कंपनीज, डी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, या फिर ई, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका राइट आंसर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़ दें तो अदर सभी जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल एज टेम्परेरी एड्रेस प्रूफ इफ ओवीडी इज आउटडेटेड। मतलब अगर आपका एड्रेस प्रूफ किसी में करंट का नहीं, मान लीजिए कोई दिल्ली का पर्सन जो है हिसार के अंदर अकाउंट खुलवाता है,
अगर दिल्ली वाला पर्सन हिसार में अकाउंट खुलवाता है, उसका एड्रेस उस पे अपडेट नहीं है, तो टेम्परेरी एड्रेस जो है क्या एक्सेप्टेबल है, ये पूछ रहा है। ए, यूटिलिटी बिल लेस देन इक्वल टू 2 मंथ, यानी जो 2 महीने से पुराना, ज़्यादा पुराना ना हो। बी, ओल्ड पासपोर्ट। सी, पैन कार्ड। डी, डेट बर्थ सर्टिफिकेट। या ई, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर। तो इसका राइट आंसर है यूटिलिटी बिल जो है उसका 2 महीने से कम पुराना जो होगा, लेस देन इक्वल टू 2 मंथ होगा, वो यूटिलिटी बिल जो है हम ले लेंगे। चाहे वो पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, या फिर इस तरीके का कोई भी यूटिलिटी बिल होगा, वो हम ले सकते हैं अगर उसका अपडेटेड एड्रेस नहीं है उसके ओवीडी पे। तो पीरियोडिक अपडेशन ऑफ मीडियम रिस्क कस्टमर इज रिक्वायर्ड एवरी। ऐसे हाई रिस्क कस्टमर का क्वेश्चन भी हमारे पास आया था जो गलत लिखा हुआ था। ये सही आंसर क्वेश्चन है। पीरियोडिक अपडेशन ऑफ मीडियम रिस्क कस्टमर इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी, कितने साल के बाद मीडियम रिस्क कस्टमर का पीरियोडिक अपडेशन करना है आपको? ए, 2 ईयर। बी, 5 ईयर। सी, 8 ईयर। डी, 10 ईयर। ई, 12 ईयर। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा गया है। इन तीनों में से हाई, लो, मीडियम रिस्क के अंदर से एक एक क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है और बार बार रिपीट हुआ है। इवन मैं आपको क्या बताऊं कि ये कई बार ये क्वेश्चन भी लोग गलत करके आए, इसीलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन और एमसीक्यू का प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होता है। अभी आप एक दो बार कर लेंगे तो देखना क्वेश्चन आप कितना इजी कर पाएंगे वहाँ पे। एग्जाम हम जो है एग्जाम बिफोर एग्जाम लेने वाले हैं आपका। जैसे अभी जो है जल्द ही मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, एक एग्जाम बिफोर एग्जाम लेने वाले हैं हम, जो सेम आपका उसी पैटर्न पे होगा जो आपका एक्चुअल एग्जाम आएगा उसी बेस पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 ईयर। हमने पहले देखा था हाई रिस्क कस्टमर का 2 ईयर में होता है, मीडियम रिस्क कस्टमर का 8 ईयर में होता है। Who is responsible for reporting suspicious transaction under PMLA in a bank? उसके लिए कौन suspicious transaction की रिपोर्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको बताना है। ए, ब्रांच मैनेजर। बी, प्रिंसिपल ऑफिसर। सी, कैशियर। डी, अकाउंट होल्डर। या ई, आरबीआई इंस्पेक्टर। इसका राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफिसर जो होता है अपॉइंट किया हुआ, वो इनको रिपोर्ट करता है पीएमएलए। Next question, which of the following account is subject to temporary restriction until the local address is verified for foreign students? आपको बताना है कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से अकाउंट के अंदर जो है टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब तक लोकल एड्रेस वेरीफाई ना हो जाए फॉरेन स्टूडेंट के लिए। हमने देखा था फॉरेन स्टूडेंट जब अकाउंट खुलवाते हैं तो उनका कौन सा अकाउंट खुलना है ये बताना है यहाँ पे। और फिर हमने देखा था कि कितने की जो है फ़ोन रेमिटेंस उसके अंदर हो सकती है, ये हम एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। इसका राइट आंसर है ए, एनआरई अकाउंट। बी, एनआरओ अकाउंट। सी, सेविंग बैंक अकाउंट। डी, करंट अकाउंट। या फिर ई, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अगर आपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारी जो है फॉरेक्स वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारी जो है आरएम 2.0 बैच जो चल रहा है उसके अंदर फॉरेक्स का पूरा क्लास है डिटेल में, जिसमें बताया गया है एनआरई अकाउंट क्या होता है, एनआरओ अकाउंट क्या होता है, तो उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, कौन से अकाउंट के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लग दी जाती है, दैट इज एनआरओ अकाउंट। जो फॉर स्टूडेंट खुलवाते हैं दैट इज एनआरओ अकाउंट। इसके अंदर जो है जब तक लोकल एड्रेस वेरीफाई नहीं हो जाता तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका जो सजेशन और फीडबैक ऑलवेज वेलकम है दोस्तों। आपका हर एक कमेंट और फीडबैक हमारे लिए मैटर करता है। टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करना चाहूँगा कि हमारा बहुत ही जल्द जो है एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट जो है हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये एक साथ एक ही दिन जो है सभी लोग दे पाएंगे और इसका उतना जितना टाइम आपका एक्चुअल पेपर का होता है उसी टाइम पे जो है ये इतना ही टाइम इसके अंदर दिया जाएगा। एक साथ सभी जो है इसको सबमिट करेंगे तो इसका बहुत ही जल्द जो है अनाउंस होने वाला है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच।